नमस्कार, स्टडी मिस्ट्री की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th क्लास की बायोलॉजी का अध्याय 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अब हम अध्याय 1 में लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विपरीत लिंगधारी जीवों के शरीर में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या अध्याय का नाम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो अब सबसे पहले तो सोचने की बात यह है कि जो पुष्पीय पादप कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी पर जब पादपों की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले पादप आए थे थैलोफाइट, अर्थात शैवाल आई थी। तो शैवाल भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है लाल शैवाल, फिर भूरी शैवाल और उसके बाद में आ जाती है हरी शैवाल। फिर इसके बाद यह तीनों पढ़े जाते हैं किसके अंतर्गत? थैलोफाइट के अंतर्गत। फिर इसके बाद में पौधे और विकसित होते गए। विकसित होने के बाद में वह कहाँ पहुंच गए? ब्रायोफाइट पे ब्रायोफाइट आ गया। फिर उसके बाद में जब इनमें संवहन तंत्र बनने लगे, संवहन ऊतक बनने लगे, तब वह कहाँ आ गए? टेरिडोफाइट, अर्थात जो पौधों का विकास है वह क्रमबद्ध तरीके से हुआ। टेरिडोफाइट के बाद में फिर इन पौधों में बीज बनने लगे। कुछ बीजों में क्या है? आवरण नहीं पाया जाता था, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? अनावृत बीजी, जिन्हें हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फिर आगे चल के बीज और विकसित हुए। विकसित होने के बाद में वह उन बीजों में आवरण पाया जाने लगा, तो उनको नाम दे दिया गया आवृत बीजी। मतलब जिन बीजों में आवरण पाया जाता है। ठीक, अब हम इसके बाद में देखते हैं क्या इन सभी पौधों में पुष्प पाए जा रहे हैं? नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों नहीं पाए जा रहे हैं? क्योंकि यह अविकसित है। कुछ पौधे अविकसित हैं, जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी तक में। मतलब इन 4 थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और अनावृत बीजी, इन चारों प्रकार की कैटेगरी के पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते। तो ये एक बात पूरी क्लियर हो जाती है कि पुष्प किस में पाए जाते हैं? आवृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म, इस अध्याय में हम एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं और उनसे जो पुष्प बनते हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह क्लासिफिकेशन दिया था, उन वैज्ञानिक का नाम था क्या? आइक्लर। आइक्लर नाम आपने एक्लेयर चॉकलेट तो खाई होगी, उसके नाम पर आप याद रख सकते हैं एक्लेयर से आइक्लर। ठीक, तो आइक्लर ने क्या किया? संपूर्ण जीव जाति को, मतलब जो पृथ्वी पर पौधों की जो जीव जाति है उसको 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग? बीज रहित पादप और बीज युक्त पादप। बीज रहित पादप कौन से थे? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिनमें बीज नहीं पाए जाते थे। ठीक, अब आ जाते हैं बीज युक्त पादप। बीज युक्त पादप में 2 प्रकार के पादप आते हैं। पहले जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है और दूसरे जिनके बीजों में आवरण पाया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम एक पुष्प की संरचना देखने की कोशिश करते हैं। आइए पुष्प की संरचना देखते हैं कि पुष्प का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, यदि हम किसी बीज को जमीन में लगाते हैं तो उससे पौधा निकलता है। पौधे के जो 2 भाग होते हैं, एक जमीन के अंदर वाला भाग और एक जमीन के बाहर वाला भाग। तो जमीन के जो अंदर होता है वह भाग जड़ या मूल कहलाती है, और जमीन के जो ऊपरी भाग होते हैं उन्हें हम प्ररोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम प्ररोह बोलते हैं। ठीक, तो प्ररोह तो पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जो प्ररोह है, प्ररोह से एक शाखा निकलती है। प्ररोह से एक शाखा निकलती है, उस शाखा में विशेष सहपत्र लग जाते हैं। विशेष सहपत्र लग जाते हैं। वहीं की उसी कक्षस्थ कलिका, मतलब उस सहपत्र के जस्ट बाजू से एक कलिका का निर्माण होता है। कलिका का निर्माण होने के बाद में वहां से एक डंठल निकलता है। इस डंठल का नाम है क्या? इस डंठल को हम नाम देते हैं पुष्प व्रंत। ठीक,
अब पुष्पवृंत नाम दे दिया। अब इसके बाद में पुष्पवृंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये देखिए, पुष्पवृंत का जो ऊपरी हिस्सा हो, ये पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत। तो यह पुष्पवृंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह फूल जाता है, फूल कर वह किसका निर्माण कर देता है? पुष्पासन का निर्माण कर देता है, पुष्पासन। ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं पुष्प की संरचना, पुष्प का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, अब इसके बाजू में हम बना देते हैं बाह्यदल, बाह्यदल बन जाते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बाह्यदल के बाद में हम देखते हैं दल। दल कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से हम दल बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं पुमंग बनाना है हमें। पुंकेसर है, क्या है ये? पुंकेसर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं सबसे लास्ट में स्त्री केसर कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बन गया। इस प्रकार से हम एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बना सकते हैं। अब इनका हम नामकरण भी कर सकते हैं। देखिए, यह क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है। इसका नाम है पुष्पासन, हम बता चुके हैं। यह क्या है? पुष्पासन है। ये है यह दल कहलाता है। और जब बहुत सारे दल एक साथ उपस्थित होते हैं पुष्प में, तो उसे वह क्या बन जाते हैं? दल पुंज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दल पुंज बन जाते हैं। इसी प्रकार जब एक से अधिक बाह्यदल पाए जाते हैं इस पुष्प में, तो वह क्या, यह कहलाता है बाह्यदल। बाह्यदल। जब एक से अधिक बाह्यदल हो जाते हैं पुष्प में, तो वह बन जाता है बाह्यदल पुंज। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया बाह्यदल पुंज, बाह्यदल, दल और दल पुंज। अब इसके बाद में यह कलिका या पंखुड़ी कह सकते हैं इसको, पंखुड़ी। ठीक। यह क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर कहलाते हैं। और यह कहलाता है परागकोश, और यह कहलाते हैं पूतंतु। चलिए नाम दे दें इनको। पूतंतु, पूतंतु। और यह है परागकोश, परागकोश। फिर इसके बाद में यह कहलाती है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। फिर इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे ये कहलाती है वर्तिका, वर्तिका। और यह कहलाता है अंडकोश, अंडकोश। तो इस प्रकार से हम एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बना सकते हैं और उसको इस प्रकार से हम व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं कि पुष्प की रचना कहाँ से हुई है, पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है। अब इसके बाद में हम पुष्प की संरचना बना सकते हैं कि सबसे पहले पुष्पवृंत बनता है, फिर उस पुष्पवृंत ऊपर से फूल जाता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पुष्पासन बोल सकते हैं। अब पुष्पासन से क्या निकलते हैं? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल निकलते हैं। जो एक से अधिक होते हैं तो उन्हें बाह्यदल पुंज बोला जाता है। फिर इसके बाद में दल निकलते हैं। जब एक से अधिक दल होते हैं तो उन्हें दल पुंज बोला जाता है। फिर इसके बाद में जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर जब एक से अधिक हो जाते हैं तो एक से अधिक पुंकेसरों को क्या बोला जाता है? पुमंग बोला जाता है।
इसी प्रकार एक से अधिक स्त्री केसर को क्या बोला जाता है? जायंग बोला जाता है। एक से अधिक स्त्री केसर को जायंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा है कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, किन पौधों में पुष्प पाया जाता है, और पुष्प तो ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा है पुष्प की संरचना किस प्रकार से बनाई जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।